जस्टिस आमर फारूक साहब बड़े बरहम नजर आए कि ये फैसला मैंने ट्रिब्यूनल का जज दिया था, उसके खिलाफ किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, किस तरह से नया ट्रिब्यूनल बना दिया गया। जो लोग चाहते हैं कि इमरान रियाज खान हज पर ना जाएं, वो इन सब से ज्यादा ताकतवर हैं। इस हुक्म के बावजूद भी इमरान रियाज खान का हज पर जाना मुमकिन नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुनाफिकत का एक बार फिर मुजाहरा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस आमर फारूक की तरफ से इलेक्शन कमीशन को रौंद कर रख दिया गया है। जस्टिस आमर फारूक साहब बड़े बरहम नजर आए कि ये फैसला मैंने ट्रिब्यूनल का जज दिया था, उसके खिलाफ किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, किस तरह से नया ट्रिब्यूनल बना दिया गया, जस्टिस तारिक जहांगीरी को किस तरह से हटा दिया गया। वो 3 हलकों के हवाले से समाअत कर रहे थे कि भागे भागे तीनों मुस्लिम लीग नून के वो लीडर जो फॉर्म 45 पर हार चुके थे, फॉर्म 47 पर जीते हुए थे, भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आओ देखा गया ना ताओ देखा गया। उन्होंने कहा कि नया अब्दुशकूर पराचा रिटायर्ड जज, उनको नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, इनके केसेस वहाँ पे ले जाए जाएँ क्योंकि इनको एतमाद नहीं रहा जस्टिस जहांगीरी पर। ये सारा मामला जब जस्टिस आमर फारूक के सामने गया तो वो बड़े बरहम हुए, बड़े गुस्से में आए। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे दिखाया जाए 7 जून को जो नोटिफिकेशन हुआ था अब्दुशकूर पराचा का, वो कहाँ है। तो PTI के वकला और हुकूमत के वकला की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के वकला की तरफ से भी कहा गया कि जनाब हमने वो नोटिफिकेशन ना पढ़ा है, ना देखा है, ना सुना है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब मज़ीद भी बरहम हुए। और एक केस आपको याद होगा कि इन्हीं की अदालत में था, इमरान रियाज खान के हवाले से इन्होंने कहा था कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, जो भी लिस्ट में उनका नाम है निकाला जाए, उनको हज पर जाने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान रियाज खान को हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका नाम एक बार फिर ECL में डाल दिया गया। तो इंट्रा कोर्ट अपील की, इंट्रा कोर्ट में ये केस लगा। ये केस तारबाब ताहिर और गोल हसन औरंगजेब की अदालत में। उनकी तरफ से भी कहा गया कि इमरान रियाज खान को इजाज़त के बावजूद हज पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। बल्कि जब भी कोई बात होती है कि किसने रोका है तो ये कहा जाता है जी ऊपर से हुक्म है। ऊपर कौन है उस बारे में सारे खामोश हो जाते हैं। बहरहाल इन 2 जजों की तरफ से वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया कि इमरान रियाज खान एक हलफनामा दे दें, इसके बाद वो पाकिस्तान से हज के लिए चले जाएं। अभी इमरान रियाज खान की तरफ से वो हलफनामा दिया जाना है। हो सकता है कि इमरान रियाज खान की तरफ से वो हलफनामा दे दिया गया हो। इसके साथ अदालत की तरफ से कहा गया है कि इमरान रियाज खान 8 जुलाई को हज के बाद यकीनी बनाएं कि वो अदालत में आएंगे। ये हुक्म जारी हो गया। पहले जनाब जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से ये हुक्म दिया गया था और आज 2 जजों की तरफ से हुक्म दिया गया है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इमरान रियाज खान हज पर ना जाएं, वो इन सब से ज़्यादा ताकतवर हैं। इस हुक्म के बावजूद भी इमरान रियाज खान का हज पर जाना मुमकिन नज़र नहीं आता। जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, जस्टिस आमर फारूक के हवाले से सारी दुनिया को पता है कि उनके दिल में क्या होता है, वो बज़ाहिर क्या बात करते हैं। बाज़ औक़ात तो उनका दिल और उनकी ज़ुबान एक ही बात करती है जो उनके फ़ैसलों से बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप भी जस्टिस आमर फारूक की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा गया है उस पर कुछ लोग बड़ी डींगे मारे, ख़ुसूसी तौर पर PTI वाले बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान को साइफर केस में एक जज की तरफ से दूसरे भी जज इनके साथ थे बरी कर दिया गया था। जस्टिस आमर फारूक साहब हों और इमरान खान को रिलीफ दे दें, उस दिन सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू होगा और उसके दूसरे दिन फिर क़यामत आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान को तो इन्होंने बरी कर दिया, लेकिन जस्टिस आमर फारूक साहब के सामने ये बात भी थी कि अगर हम इमरान खान को बरी कर देते हैं तो क्या इमरान खान बरीयत के बाद, इस फैसले के बाद घर चले जाएंगे। उनको यकीन था कि कई केसेस दूसरे पड़े हुए हैं, इमरान खान को हम अगर बरी भी कर देते हैं तो इमरान खान जेल से बाहर नहीं जाएंगे। अगर ये साइफर केस में इमरान खान की सज़ा को बाहर रखते तो अगली कोर्ट में जाकर ये सज़ा ख़त्म हो जानी थी। उनका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को सुख का सांस ना मिले, इसलिए जो फैसला किया गया। अब भी कुछ लोग बड़े खुश हैं कि देखें जस्टिस आमर फारूक साहब ने किस तरह से इलेक्शन कमीशन को आगे लगा लिया, किस तरह से बात की गई है कि आपको किसने इख्तियार दिया कि मैंने इनको नामजद किया था, आप मेरे पास आए थे, मैंने इनका नाम दिया था, आपने इसकी तौसीक की थी, आपने किस तरह इन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। तो जस्टिस आमर फारूक साहब के चेहरे के गुस्से पर ना जाएं,
उनके अंदर की सफ़ेदी को देखें। सफ़ेदी को आप जो भी कह सकते हैं, अपने तौर पर कह लें। उनके अंदर जो तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के साथियों के हवाले से, इमरान खान के हामियों के हवाले से नफ़रत है, खुंदक है और एक गरज है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। उसको ज़रा थोड़ा सा आप देखें तो ये जो फ़ैसला अभी आपको नज़र आया है, ये जो रिमार्क्स उनके नज़र आए हैं, कल जब तहरीरी फ़ैसला आएगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी मूशगाफी जनाब आमर फारूक साहब निकाल लेंगे कि मुस्लिम लीग नून के लीडरों के लिए कोई रास्ता, उनकी बचत का कोई रास्ता हमवार कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उनकी तरफ से जो कोई ज़ुबानी कहा गया है, जब तहरीरी फ़ैसला आएगा तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये ज़रा नोट करके रखना कि जस्टिस आमर फारूक साहब हों, इमरान खान को रिलीफ दे दें, जैसा कि पहले कहा है, उस दिन फिर सूरज मगरब से निकलेगा। तो कल फिर देखना, अगर जैसा आमर फारूक साहब ये फ़ैसला इसी तरह से बरकरार रखते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिलीफ नहीं देते, जो कुछ उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत लगेगी, जिन्होंने मेरे जज पर कहा है कि ये मुतअस्सब हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे कि जैसा आमर फारूक साहब क्या ऐसा वाकई करेंगे। मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। अवैस लगारी की तरफ से 2 महीने पहले कहा गया था कि डेडलाइन मैं देता हूँ, 23 अप्रैल के बाद किसी बिजली चोर को माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने 23 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, इसके बाद बिजली चोरी नहीं होगी। तो नाजरीन, बिजली चोरी हो रही है। ये बिजली वाले वज़ीर हैं, तो शायद ये बिजली के महकमों को चलाते हैं या फिर ख़ुद ये बिजली पर चलते हैं, इसलिए इनको वज़ीर बिजली कहा जाता है। तो चोरों के ख़िलाफ़, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ये मुतहर्रिक नज़र आए, बड़े बयान दिए गए, लेकिन अब पता चला है कि ये भी बिजली चोरों के साथ बिजली चोर बन चुके हैं, क्योंकि आज इनका बयान सामने आया कि एक्सीडेंट से लेके निचले दर्जे के अहलकार तक सारे बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। ये बताते हैं कि बिजली कैसे चोरी की जाती है। ये अवैस लगारी साहब की तरफ से कहा गया, जिन्होंने डेडलाइन दी थी 23 अप्रैल को, 1.5 महीना 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन बिजली उसी तरह से चोरी हो रही है। गोया अवैस लगारी साहब खुद एक्शन के साथ, अहलकारों के साथ बिजली चोर बन चुके हैं। इनको ही पता है, उनको पता है कौन लोग बिजली चोरी करते हैं। या तो फिर अब कई लोग हमें नज़र आते हैं कि वो जेल में पड़े हुए हैं, बिजली चोरी की वजह से उनको जुर्माने हो चुके हैं, बल्कि नौकरी से जो लोग जा चुके हैं। लेकिन ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन भी मुलव्वस है, एसटी भी मुलव्वस है, और दूसरे अहलकार तक सारे के सारे बिजली चोरी के बारे में सबक देते हैं, दर्स देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो अवैस लगारी साहब खुद भी मोटिवेट हो गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुनाफिकत का एक बार फिर मुजाहरा किया जा रहा है। जैसे ही ये लोग जीते, फॉर्म 47 पर जीते, तो इनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलेंगे। पीटीआई के साथ इन्होंने मिलने की कोशिश की, पीटीआई ने इनके साथ हाथ मिलाने से इनकार किया, तो ये भागे भागे मुस्लिम लीग नून के पास चले गए। जब आपने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देना, बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून का साथ ना दिया जाए, पीटीआई का साथ देना बेहतर है। जब ये फैसला कर लिया पीटीआई के साथ अगर आप नहीं मिल सके, तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों चले गए। कल बजट पेश होना है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम फैसला कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी में फैसला किया जाएगा कि बजट इजलास में इनके साथ होना है या मुखालफत करनी है। इससे बड़ी मुनाफिकत नहीं हो सकती। जिन लोगों की तरफ से इनको कान से पकड़कर, खुत्ती से और गिच्ची से पकड़कर मुस्लिम लीग नून के साथ बिठाया गया था, वो लोग, वो ताकतें अब भी मौजूद हैं। इन्होंने भागकर कहाँ जाना है। ये सारे का सारा इनका खेल ब्लैक मेलिंग के लिए है। पीपल्स पार्टी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकती है उसके लिए है। अव्वल तो ये खुद ही मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, अगर ये जाते हैं तो इनको फिर पकड़ के ला के बिठाने वाले अब भी ताकत में मौजूद हैं। कल का इंतज़ार कीजिए कि बजट कैसा आता है, तनख्वाहों में कितना इजाफा होता है, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। शहबाज शरीफ की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सरपरस्ती में वो आवाम को कोई रिलीफ दे दे, 2018 से बेहतर हालात कर दे, फिर मियां नवाज शरीफ की क्या रह जाएगी। वो जो दावे करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरी हुकूमत कितनी ज़्यादा कामयाब थी, लोग फिर मुवाजना किया करेंगे कि मियां नवाज शरीफ से तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहतर थी। इसलिए मियां नवाज शरीफ की पूरी कोशिश होगी कि लोगों को बजट में लारा दे दिया जाए, लॉलीपॉप दे दिया जाए, लेकर कोई रिलीफ ना दिया जाए। आपने देख लिया कि किस तरह से गंदम की कीमतों का बेड़ा गर्क करके, किसान का इस्तेहसाल करके, इन लोगों की तरफ से गंदम आटा सस्ता किया गया, रोटी सस्ती की गई है। किस कीमत पर?
کسانوں کے استحصال کی قیمت پر، کسانوں کو ذلیل و خوار کرنے کی قیمت پر اسی طرح کا کال بجٹ آتا ہوا نظر آ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ان کے ہاتھ کی گھڑی، ان کے گھڑے کی مچھلی اور ان کے ہاتھ کی چھڑی نہیں ہیں، وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں کہ واقعی عوام کو ریلیف دے دیا جائے. جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتیں ان کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں ان کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور کل کے بجٹ کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.